तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम की कमियां या दोष। तो पहली कमी हमें क्या लिखना है, लिखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का होना। सेंट्रल, हाँ हेडिंग है, इसका समझ में आ गया। इनकम्प्लीट आता है अपूर्ण, ऑक्टेट मतलब अष्टक, अष्टक नियम का क्या होना, अपूर्ण। कौन सा अष्टक हमें देखना है, किसका, जो सेंट्रल एटम होता, आ जाएगा ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु के अष्टक का यानी अपूर्ण होना, यानी ये अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो अब देखो ये कौन से एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहां लिथियम क्लोराइड की बात करूं। अब आप देख सकते हो यहां पर जो लिथियम है और ये Cl है, इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक प्रकार से लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, Cl का ऑक्टेट तो चलो कंप्लीट है। कैसे, ये आता कि नहीं आता, इस तरह Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 and 1, 2 and 1। तो इसने अपने बाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन को इधर दिखाया और Cl के बाह्य कोश में कितना होता है, 7 होता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया, बाकी ये रखे। तो Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह हम बात करते हैं BeCl2। तो BeCl2 में भी सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम है, और बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। कैसे देखते हैं, नोट करते जाओ। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या आएगा, 2 and 2। Cl का करते हैं तो क्या आता है, 2 8 7, यही है ना। अब सेंटर में बताओ किसे रखेंगे, Be को। Cl को कहां रखेंगे, यहां, इस Cl को यहां रखेंगे। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 होता है ना। तो अब देखो जो Cl है इसकी ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, Cl कितने इलेक्ट्रॉन इधर दिखाएगा, 7 है ये। तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतने इलेक्ट्रॉन दिखाता है ना सेंट्रल एटम की ओर। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिखाया, कितने बचे, 2 2 4 2 6। यह Cl भी इसकी ओर एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, बनाते जाना है, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया, कितने बचे, 2 2 4 2 6। अब बेरिलियम ने देखा कि मेरी ओर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो मैं भी इसकी ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, 1, और इसने इधर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। बेरिलियम के बाह्य कोश में तो 2 ही थे और कोई है ही नहीं है, इसने पूरे इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दिखाया। अब इसका देखिए सर्किल बना देंगे, तो Cl का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसी तरह इस Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन बेरिलियम को आप देखेंगे तो बेरिलियम क्या करता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन और इधर से एक इलेक्ट्रॉन। इसके सेंट्रल एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए, होने कितने चाहिए, इसका मतलब ये 4 है, 8 होने चाहिए, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फिर भी ये नेचर में पाए जाते हैं। जबकि अष्टक नियम में क्या कहा जाता था कि जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो स्थायी नहीं होंगे। तो ये क्यों स्थायी है, इस प्रश्न का जवाब अब अष्टक नियम के पास नहीं है। मतलब ये अष्टक नियम के क्या माने जाएंगे, कमियां मानी जाएंगे, दोष माने जाएंगे, ड्रॉबैक्स माने जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लिखिए, BeCl3, इसको बनाइए। BeCl3 है या BF3 है, इनमें से कोई भी इसी तरह होंगे। तो आप BeCl3 का बनाइए। चलिए मैं भी बना देता हूं। तो बोरान के बारे में पता है, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 2, और आपने कितना लिखा, 3 लिखा। Cl के बारे में पता ही है, तो 2 8 और 7 होता है। हर बार इसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, लिखते रहोगे। अब तीनों Cl है, तीनों में यही बात रहेगी। सेंटर में किससे रखा जाएगा, बोरान को। तो बोरान को हम सेंटर में रख दें, एक Cl यहां रख दें, एक Cl यहां रख दें, एक Cl यहां रख दें, तीनों कॉर्नर पर एक एक Cl रख दें।
तो Cl एक इलेक्ट्रॉन, यदि आपने कॉर्नर को नहीं सेलेक्ट किया, कहीं भी रख दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है अभी, ठीक है, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बनाना है। बाकी इसके बाद ही जो थ्योरी आती वो बताती कि डायरेक्शन किसकी कहां होनी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहां रखा, कितने बचे इसकी 2 2 4 2 6। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखाए तो बोरान भी इसके रेस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। Cl इसकी ओर एक इलेक्ट्रॉन दिखाता है तो बोरान इसके रेस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। इसी तरह यह Cl भी इसकी ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये बच गए इतने। तो बोरान भी इसको कितने दिखाएगा, एक। बोरान के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों इलेक्ट्रॉन इसने दिखा दिया, मतलब शेयरिंग कर लिया। अब साझा इनका कराते हैं, ये हो जाएगा Cl ने साझा कर लिया, इधर इस Cl ने साझा कर लिया और इस Cl ने यहां साझा कर लिया। तो बोरान क्या होगा, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, सबको मिला लिया। टोटल बोरान के बैलेंस सेल में कितने हो गए, 6 हो गए, होने चाहिए थे 8। इसका मतलब 8 से ये भी कम है, फिर भी ये नेचर में पाए जाते हैं। तो यदि कम है तो इसको स्थायी नहीं होना चाहिए, और नेचर में यदि पाए जाएंगे यानी कुछ ना कुछ तो स्थायी है। तो स्टक नियम यहाँ क्या बता रहा है, एक प्रकार से स्टक नियम की यहाँ कमी है, उसका एक अपवाद बन गया ये, ठीक है। तो ये हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। तो अभी तक जो था कि 8 से कम है। अब ऐसे भी तो हमें कुछ एग्जाम्पल मिल सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाए। तो दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है उसे लिखिए, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है विस्तारित। इसको बेटा समझना क्या है, विस्तारित। ऑक्टेट मतलब हो गया अष्टक। इससे ये समझ में, इस शब्द से ही समझ में, थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम ऐसे कुछ एग्जांपल्स देंगे कि जिसमें सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 से ज्यादा हो जाएंगे। यदि 8 से ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अष्टक ने अपना अब विस्तार कर लिया। और यदि अष्टक ने विस्तार कर लिया तो हम ऐसे अष्टक को क्या बोलेंगे, विस्तारित अष्टक कहेंगे या एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहेंगे, बढ़ा हुआ ऑक्टेट, 8 से ज्यादा होने लगे। इसी रूल को और क्या कहा जाएगा, सुपर ऑक्टेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सुपर ऑक्टेट। अब समझ गए ना, सुपर ऑक्टेट शब्द का इस्तेमाल कब करना है, जब सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ लो कि वहां पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, सुपर ऑक्टेट रूल अप्लाई हो रहा है। ऑक्टेट रूल नहीं, सुपर ऑक्टेट रूल अप्लाई हो रहा है। उदाहरण देखते हैं PCl5। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सुपर ऑक्टेट रूल फॉलो कर सकते हैं। तो जिन एलिमेंट्स का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते करते यदि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आ रहे हैं तो इसका मतलब उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, खाली वाला डी ऑर्बिटल पड़ा रहता है। मैं भी इसी का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूं। ये फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50। तो यदि मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना होगा, 3p3 है ना। तो हम इसको लिखे 3 2 5 5 8 13 2 15 3p3 हो गया। अब आप ये बताइए जो तीसरी कक्षा होती है, तीसरी कक्षा में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। तीसरी में s ऑर्बिटल भी होता है, p ऑर्बिटल भी होता है और d ऑर्बिटल भी होता है। इलेक्ट्रॉन हम लिखते चले गए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने अवेलेबल थे कि हम इलेक्ट्रॉन सिर्फ p ऑर्बिटल तक ही लिख पाए हैं। लेकिन इसका जो d ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। जैसे कोई प्लॉट खरीद करके ऐसे खाली पड़ा हो, प्लॉट बनवाने के लिए खाली पड़ा है, उसी तरह यहां पर भी 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो जिनके पास कह सकते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल है, रिक्त डी ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, रिक्त डी ऑर्बिटल। खाली वाला डी ऑर्बिटल यदि किसी के पास है तो वह सेंट्रल एटम
अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, एक्सटेंडेड भी कह सकते हैं, एक्सपेंडेड भी कह सकते हैं, अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। कैसे देखते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। जैसे यहां पर अभी कितना है 3s है ये, और ये कितना है 3p है, और यहां पर कितना है, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि ये बिल्कुल शांत बैठा है कहीं पर, इसको किसी ने उकसाया नहीं है, किसी से नाराज नहीं हुआ है, कोई आया और उससे दोस्ती किया, कोई बात नहीं, नाराज नहीं है। तो उस समय देखो 1 यहां 2 1 2 3, इस समय इसकी बैलेंसी कितनी है, ग्राउंड स्टेट में यह अपनी बैलेंसी कितनी बताता है, जितने इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा 3 बैलेंसी है, उसको कोई बिल्कुल शांत है, आया कोई एलिमेंट आया और 3 इनके इलेक्ट्रॉन को यूज करके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन यदि कोई इसे नाराज कर देता है, एक्साइट कर देता है, एक्साइट करने के बाद आपने इसको इतने एनर्जी दे दी, इतना इसको हीट कर दिया, गुस्से में आ गया है, गुस्से में मतलब इंसान नहीं गुस्से में है, मतलब एक कहने का तात्पर्य है कि समझाने के लिए कि बहुत एक्साइट हो, उत्तेजित हो गया, ऐसी स्थिति में इसके इलेक्ट्रॉन यहां से इस साइड माइग्रेट कर जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी ना, तो इलेक्ट्रॉनों को जैसे एनर्जी मिल जाती है, तो ये तो इसी तरह है। अब यहां का जो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, लेकिन ध्यान रखना यहां जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर आने वाला इलेक्ट्रॉन पहली बार आ रहा है, तो किसी ऑर्बिटल में पहली बार कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज। यहां पर रहने के लिए दूसरी बार था, यहां पर रहने के लिए तो पहली बार इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन माना जाएगा ना, और पहली बार का जो इलेक्ट्रॉन होता है कौन सा होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो आपने इसको इस तरह रख दिया। अब देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाती है, 5 बैलेंसी हो जाएगी। यहां पर कितनी बैलेंसी थी, यहां पर अभी 3 बैलेंसी है। कब? जब ग्राउंड स्टेट है। और जब एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट में मतलब बहुत ऐसी परिस्थिति आपने कर दिया इसकी, तो 3 से इसकी बैलेंसी बढ़ भी सकती है, एक्सटेंडेड भी हो सकता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल ये अब आसानी से कर सकता है। तो ध्यान देना है, ES का शॉर्ट टर्म मैंने वहां लिखा था, तो ES का मतलब समझ लेना एक्साइटेड, हिंदी में उत्तेजित अवस्था। मैं ये बीच में क्या समझाने लगा बेटा, क्या समझाने लगा, और GS का मतलब है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मैं यहां बीच में ये समझाने लगा हूं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑक्टेट का एक्सटेंशन हो सकता है, ऑक्टेट एक्सपेंडेड कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है या एक्सटेंड कर सकता है। तो ध्यान रखना है, जिनका कॉन्फ़िगरेशन करते करते इस तरह का बैलेंस, इस तरह का वैकेंट डी ऑर्बिटल आपको मिलने लगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन यहां से अगले वाले ऑर्बिटल में जा सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स को ये यूज कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये सुपर ऑक्टेट को फॉलो कर सकता है और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विस्तार कर सकता है। अब हमने नाम क्या लिया था, PCl5 बना लिए इसे, PCl5। तो PCl5 का जैसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको ये तो पता होगा ना कि फास्फोरस के बाह्य कोश में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन यूज किए जा सकते हैं। अब Cl कितने आपके पास, एक Cl यहां रखा, एक Cl यहां रख दिया, एक Cl यहां, एक Cl ऊपर रख दिया और एक Cl नीचे रख दिया। जनरली ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ऐसे ही रखना, ठीक है। मतलब 3 ऐसे प्लेन में रहते, एक ऊपर और एक नीचे, 3 ऐसे रहते, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक ऊपर और एक नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये बाद में आएगा जब हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा। तो अब देखो, हाँ
Cl कितने इलेक्ट्रॉन यहां रखे, बनाइए आप लोग इसे। हाँ, तो देखिए जो ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो फास्फोरस आपका कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। अब Cl के तो बारे में पता ना, कई बार आपने पढ़ा कि इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी ओर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, बनाया ऐसा स्ट्रक्चर, 1 इसकी ओर दिखाएगा, इसके बचेंगे कितने, 6। इसी तरह यह Cl भी इसकी ओर 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा और इसके बचेंगे ये 6। यह Cl 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा और इसके बचेंगे 6। 1 इधर दिखाया और इसके बचे 6, 1 इधर दिखाया, इसके बचे 6। फास्फोरस कितने, 1 इधर इलेक्ट्रॉन दिखाया, 1 इधर दिखाया, 1 इसको, 1 इसको और 1 इसको, मैंने क्रॉस से कर दिया इलेक्ट्रॉन है, उसको डाटी समझो। ये देखो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से हुई, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से हो गई और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से हो गई। इसी तरह ये हो गया। तो फास्फोरस क्या करता है, सबसे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, तो यहां से देखो ये और इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन। अब बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए सेंट्रल एटम में फास्फोरस के, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब कौन सा रूल हुआ, सुपर ऑक्टेट रूल, ये हो गया। तो आप चाहें तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये हमने फास्फोरस रखा ऐसे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, Cl है, ये Cl है, ये Cl है, 1 Cl आपको ऊपर लिखना है और 1 Cl नीचे लिखना है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसको तो बना लिया था ना लिस्ट डाट। सल्फर भी सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, जिस प्रकार फास्फोरस में। कैसे, मैं क्या समझाने जा रहा हूं यहाँ, मैं आपको ये प्रूव करने जा रहा हूं कि जिस तरह फास्फोरस में कई तरह की वैलेंसी पाएगी, कौन कौन सी, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, ठीक उसी तरह यहाँ सल्फर में भी कई तरह की वैलेंसी पाई जा सकती हैं, जिन्हें हम बोलेंगे वेरिएबल वैलेंसी। आप कॉन्फ़िगरेशन करिए और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब हमने बताया था कि तीसरी कक्षा से यानी तीसरे आवर्त से क्या होता है, उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो इसकी जो बाह्य कोश है इसका कौन सा 3 है, तो इसमें एक खाली वाला ऑर्बिटल पड़ा हुआ है ना, उस खाली वाले ऑर्बिटल का नाम क्या है, तीसरी कक्षा में क्या होता है, s भी होता है, p भी होता है, d होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण हम d नहीं लिख रहे थे, लेकिन चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 3d होता है लेकिन उसमें 0 इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल पड़ा हुआ, जैसे कि कल मैंने बताया था कि आप प्लॉट लेकर अलग किनारे छोड़ देते, खाली पड़ा रहता है, रहते आप यहाँ भी, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ प्लॉट, बस इसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो अब देखते हैं यहाँ ये s हो गया, यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। यहाँ पर कौन सा है, d कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। इस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब होता है हिंदी में इसको आद्य अवस्था, एक प्रकार से प्रारंभिक अवस्था, आद्य अवस्था। तो देखो यहाँ कितने हैं, इस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 1 2 3 4। कौन से रूल से मैंने फिल किया यहाँ, नहीं आबो रूल तो ये हो गया ना, ये हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो करते हैं ना, पहले 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन जाते फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता है। इस समय सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 2 है। किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, या हम कह सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यह भी कहा जा सकता है। तो वैलेंसी यहां पर हमने बताया कितनी, बताया 2। क्यों, क्योंकि यहां वैलेंसी किस बात पर डिपेंड करती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अयस्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे। एनर्जी देने का मतलब इसे थोड़ा सा एक्साइट कर दे, 1 2 3 4 5। मधुमक्खी को देखा होगा, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है
तो कहते ना घुसका दिया, तो थोड़ा सा आप उसको टच कर दीजिए तो देखो मधुमक्खियां कितनी चारों तरफ घूमना शुरू हो जाएंगी और आपका पीछा करेंगे, मतलब आपको अटैक करना शुरू करेंगे। उसी तरह देखो हम इसको हुस्का देंगे, मतलब हुस्काने मतलब इसको उत्तेजित करा देंगे, एक्साइट कर देंगे, थोड़ा सा एनर्जी दे देंगे। जब एनर्जी देंगे तो हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां पर आ गया। ये तो देखो आपका उसी तरह 1 2 3, और ये जो, चलिए मैं फिर से लिख देता हूं, ये इस तरह था ना यहाँ, हाँ ये इस तरह रखा हुआ है, मैंने यहां रख दिया। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है यहां से हट करके अगले जैसे एक्साइट कराएंगे तो नेक्स्ट ऑर्बिटल पर पहुंच जाएगा, नेक्स्ट वैकेंट ऑर्बिटल में पहुंच गया, खाली वाले ऑर्बिटल में। अब खाली वाले ऑर्बिटल में जब ये जाएगा तो पहला, जब भी कोई पहला इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में जाता है तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। जबकि यहां पर कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज इसलिए लिखा क्योंकि ये दूसरे नंबर का ऑर्बिटल था, इस ऑर्बिटल में आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ आने वाला क्या है, पहली बार वो नया नया आया हुआ, इसके लिए तो नया है ना, तो क्लॉकवाइज होगा। तो कितने हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 हो गए। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, एक जोड़े को तोड़ दें, एक पेयर को तोड़ दें तो 2 अनपेयर्ड हो जाएंगे ना, मतलब ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। यही कारण है कि हर बार वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी इनकी पिवला की 2 एक बार में बढ़ती है, 2 का अंतराल होता है। तो कितना हो जाएगा, पहले 2 है, अब वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई ना। ग्राउंड स्टेट से कौन से स्टेट में आप आ गए, एक्साइटेड स्टेट। अब आपने इसको एक बार नाराज किया, एक बार थोड़ा सा एनर्जी दिया, एक्साइट किया, तो मान लेते हैं एक्साइटेड स्टेट ये फर्स्ट है। अब आप सोचिए इसको फिर से नाराज करते हैं, क्यों, फिर एक्साइट करेंगे। क्यों एक्साइट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कितना है, 2 अभी इलेक्ट्रॉन है, हम इसको भी आगे वाले ऑर्बिटल में लेकर जा सकते हैं। तो तीसरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट आप बनाइए। वैसे मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए यहां पर बता रहा हूं कि आपको विश्वास हो कि हाँ सल्फर में क्यों ऐसा होता है कि ये ऑक्टेट से सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लग जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। तो देखो यहाँ 1 है और ये 1 2 3, इधर क्या इतना है। अब आप देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाना पड़ेगा, तभी तो एक्साइट होगा। एक्साइट करके आपने यहाँ रख दिया। अब ये कौन सा हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट दोबारा, मतलब सेकंड नंबर पे। तो अब आप देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो वैलेंसी कितनी मानी जाएगी। अब सभी वैलेंसीज के बीच में देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस। हर बार 2 वैलेंसी के बीच में 2 का डिफरेंस है, जैसे 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस। ऐसा क्यों होता है, क्लियर होता है, क्लियर है ना, कि जब भी मैं एक पेयर को तोड़ता हूं वो 2 अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए 2 और बढ़ जाता है। अब हमको यहां से विश्वास ये हो गया कि सल्फर की वैलेंसी 2 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 6 भी हो सकती, जैसे जिसको आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सल्फर निश्चित है कि जब 6 वैलेंसी है तो 6 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ दिखा भी सकता है, और जब 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा तो देखते हैं इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। और यदि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस में हो भी जाए तो टेंशन की कोई बात नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, क्योंकि हमने यहां पर बता दिया कि सल्फर सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकता है, मतलब 8 से इलेक्ट्रॉन का विस्तार कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट या एक्सटेंडेड ऑक्टेट। ठीक है, तो चलो लिखो, सल्फर को सेंटर में लिखिए, ये हो गया। F कितने आपके पास, 6 हैं, 4 ऐसे रख दीजिए, एक F ऊपर रख दीजिए और एक F नीचे रख दीजिए। हाँ, इतना आपको पता है कि जब Cl के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं ना, तो F के भी बाह्य कोश में 7 होंगे ना। F हो, Cl हो, Br हो, I हो, जितने भी हैलोजन होंगे सभी के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसको ऑक्टेट में पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। फ्लोरीन को, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सेंट्रल एटम की ओर उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखाता है। तो देखो फ्लोरीन इसकी ओर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, 1, बचेंगे कितने इसके, 2 2 4 2 6, रखते जाए सब में इसी तरह। एक इसने भी इसको 1 दिखाया, 6 बचे, इसने भी इसको 1 दिखाया, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, आप बनाते जाइए, 2 2 4 2 6,
2 2 4 2 6। अब जो सल्फर होता, सल्फर ने देखा कि मेरे चारों तरफ सबने एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने की बात करूं। तो इस सल्फर क्या करता, सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता है। तो देखो, एक इसको दिखाया, एक इसको दिखाया, एक इसको, और एक इसको, एक इसको, एक इसको। टोटल कितने हो गए? सल्फर ने दिखाया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से ज्यादा नहीं कर सकता, 6 तक हमने लिमिट देखी थी इसकी। अब देखो ये क्या कर सकता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन यहां से शेयर करेगा, है ना। अब बनाते जाओ, ये फ्लोरीन इसको शेयर कर लेगा, और ये फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने सर्किल में ले आएगा, यह फ्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन को अपने सर्किल में ले लेगा, और यह फ्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन को अपने सर्किल में ले लेगा। इसी तरह यह फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अपने सर्किल में ले लेगा। तो सल्फर क्या करता है, सभी फ्लोरीन से जिनको जिनको शेयर करने की बात की है, उनको वादा किया था, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन उनसे भी शेयर करेगा। तो देखो, एक फ्लोरीन से, इस फ्लोरीन से, इस फ्लोरीन से, इस फ्लोरीन से, इस तरह, ठीक है। हो गए। अब आप देखिए सल्फर के बैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी तो है, लेकिन हम चूंकि बैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम के बैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 से ज्यादा हो गए ना, मतलब सल्फर सुपर ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। और ऑक्टेट रूल क्या कहा करता था कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। इसने कहा कि तुम्हारी बात में कोई दम नहीं है, देखो मैं SF6 भी बना लेता हूं, मतलब मैं अपने बैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन भी रख लेता हूं। तो कोई भी नियम बनता है उसका धीरे धीरे उसके कोई ना कोई अपवाद जरूर हो जाते हैं, ठीक है, और या कह सकते हैं उसके ड्रॉबैक जरूर हो जाते हैं। तो ये हमने 12 इलेक्ट्रॉन रखा। हाँ, थोड़ा सा मैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दूं, ये लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर हो गया। यदि मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर देखो बनाऊं तो कैसे बनाऊं, ये मैं यहां रखूंगा S सेंट्रल में, और एक F ये रखा, F F F F ऐसे रखा। अब ये होता, मान लीजिए एक स्क्वायर होता है इस तरह, ऐसे वर्ग जैसे होता है, मान लो ऐसे होता है, इमेजिनरी मैंने ऐसे स्क्वायर बना दिया। तो एक कहां जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। अब मैं ये से जो ये बैलेंसी है, ये F यहां रख दिया। बनाने थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट लग रहा हो तो आप अपना सीधा बनाओ, वर्ग जैसे बनाओ इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो मैंने एक F यहां एक F यहां रखा। आप देख सकते हैं कि मैंने ये वाली बैलेंसी किसको आगे नहीं बढ़ाया, मैं यहीं पर रखा हूं। उसका रीजन समझो, मान लो ये मेरा हैंड है और मैं इस बैलेंसी को ऐसे, नीचे वाली बैलेंसी को ऐसे, मैं आपसे कहूं फोटोग्राफ लो, तो ये कुछ पोर्शन तो छिप जाएगा ना, तो बस समझ लो कि छिपा हुआ। मैं इसे सामने से उसको देख रहा हूं, पूरी तरह से नहीं देख पा रहा, ये ऐसे छिपा हुआ है। तो ये बताना चाहता कि ये नीचे है, ये ऊपर है, इसलिए मैंने इसको यहां से यहां तक नहीं मिला, बाकी वो सल्फर तक ही मिला हुआ है। क्लियर है, ऐसे रखा हुआ है। मान ली मैं कहूं तो कुछ ना कुछ आप ये पॉइंट नहीं देख पा रहे हैं ना, कुछ चीज नहीं देख पा रहे हैं। आप नीचे बैठे हो सकता है देख पा रहे हैं, यदि फ्रंट से देखते तो नहीं देख पाएंगे। इसलिए यहां पर क्या होता है कि मैं इसको यहां तक ला रहा हूं और ऊपर नहीं ला रहा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल शेप बोले, आगे आएगा भी जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊं तो सारी चीजें आएंगी। नोट कर लीजिए इसे। अब मैं एक और सल्फर का बताता हूं, बन गए। सल्फर क्या है, इसमें जैसे आ जाए आपका IF7 आ जाए तो इसको भी देख ले, बाकी एग्जाम्पल जब बीच में आएंगे तब देखेंगे। इतना तो क्लियर हो गया ना कि सल्फर में सुपर ऑक्टेट रूल हो सकता है, हम चाहे जितने इलेक्ट्रॉन उसमें रख सकते हैं, 6 तक की संयोजकता बना सकते हैं। IF7 बताइए क्या होगा। अब देखिए I किस ग्रुप में होता है, जिस ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं। देखो फ्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी बताया 7 होते हैं ना। क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने, 7। तो एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे सबके बैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में समय इसलिए नहीं बर्बाद करेंगे
क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है। तो आप 53 का कॉन्फ़िगरेशन ही करते रहेंगे, घर में कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा। बाकी मैं यहां पर बता देता हूं कि आयोडीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। कैसे पता चला? जब Cl के बाह्य कोश में 7 है तो F, Cl, Br, I इन सब में क्या हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो देखो मैं I को कहां रख देता हूं? सेंटर में। अच्छा ये बात क्लियर हो गई कि जिस तरह सल्फर में कह सकते हैं 2, 4, 6 थे वैलेंसी, उसी तरह क्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक की यदि हम बात करें तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1, 3, 5, 7। मैं ये बार बार पहले वाले में क्यों जिक्र कर रहा था कि 2-2 का डिफरेंस होता है? पहली वैलेंसी यदि आपको मालूम हो गई तो लास्ट की वैलेंसी आपको पता है कहां तक होगी। जैसे वो 6 तक हुई थी 7 तक होगी, 7 अनपेयर्ड हो सकते हैं ज्यादा, और 1 से लेकर के 7 तक आपको बढ़ना। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो हम यहां पर आयोडीन को कहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन तक क्या कर सकता है? रख सकता है, रेंज कर सकता है। तो देखो ये हो गया आपका 1, कितने हो गए? 7 हो गए फ्लोरीन। तो आयोडीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बताइए? 7 होते हैं। फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7। तो जब फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कितने की आवश्यकता है? 1 की। जिसको जितने की आवश्यकता है उतने का ही साझा कर सकता है। तो ये तो फ्लोरीन 1 का ही साझा करेगा ना, 1 का इधर साझा किया। लेकिन बात यहां पर आती है आयोडीन की। आयोडीन का साइज ज्यादा होता है तो आयोडीन कहता है मेरे चारों तरफ आप लोग सब लोग आ सकते, चिपक सकते हो, साइज ज्यादा इसका। लेकिन फ्लोरीन कहे कि मैं बीच में हूं और मेरे चारों तरफ चिपक जाओ, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि फ्लोरीन का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसमें बाइकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, खाली वाला डी नहीं होता इसमें। खाली वाला डी कहां से आता है? तीसरे आता है। दूसरी बात तीसरे से आता है। दूसरा जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी इतने हाइड्रोजन नहीं ला सकता, ज्यादा 3 फ्लोरीन को रख सकता है क्लोरीन। हम तो वो बताने जा रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा होगा। आयोडीन ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन अपने चारों तरफ रख सकता है। तो ये बनाइए इसको बेटा, ये 2, इसी तरह यहां 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6। तो आयोडीन के बारे में तो भी आपने पढ़ा ही है ना कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें तो वैकेंट डी आ ही जाएगा। और जब वैकेंट डी है, वैकेंट मतलब खाली वाला डी ऑर्बिटल आएगा। और यदि खाली डी ऑर्बिटल आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड हो सकते हैं, एक से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं ज्यादा एनर्जी लेवल वाले में, जिससे इसकी अधिकतम वैलेंसी कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है। इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। तो क्या करेगा? जैसे कि मैंने सल्फर में समझाया बस इसी तरह इसमें भी है। इसमें देखो कितने का साझा करेगा? 1 का इधर, 1 का इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ। टोटल हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। शेयर करा दीजिए। हो गए। अब आयोडीन क्या करता? सबसे 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी। यहां से ये धीरे धीरे चलेंगे, कोई चीज छोटे नहीं पाए। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में, वैलेंस शेल में? 14 हो गए ना, 8 से ज्यादा हो गए। यदि मैं यहां बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो आयोडीन को कहां रखूंगा? सेंटर में रखूंगा। अब इसमें से क्या, जो प्लेन है, प्लेन में कितने हो जाएंगे? 5। 1 इधर मान लो, 1 इधर मान लो, 1 इधर मान लो, 1 इधर मान लो, और इस तरह मान लो मैंने ऐसे ऐसे रख दिया। एक ऊपर रख दिया और एक नीचे रख दिया ऐसे। तो कितने कोने बन जाएंगे? 1, 2, 3, 4, कितने? 5 कोने हो गए।
2 2 4, अभी एक और घट रहा है। दोबारा ना बना देता। हाँ देखिए, ये जैसे मैंने रख दिया आई, मुझे सेंटर में प्लेन में कितने रखना है? 5 रखना है। ठीक, ये देखो, इसको मिलाया, एक कोना ये बना, एक कोना है, फिर इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, और फिर इसको मिलाया, फिर ऐसे मिलाया। मतलब मान करके चलना कि प्लेन में 5 कोने हैं, और एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे। इन सब में एक एक फ्लोरीन आपको रखना। ये भी चीज अभी हमको कहां समझ में आएगी? जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब 5 प्लेन में एक ऊपर है और एक नीचे, तो नीचे वाले को देखो मैंने यहीं से छोड़ दिया ना, जैसे ऐसे बता रहा था मैं। तो ये कौन से पार्ट चल रहे हैं? अभी आपके ड्रॉबैक चल रहे हैं। चलिए अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, नोट कर लिया टाइम? कौन सा चौथा नंबर है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट कौन सा लिखा ऑक्टेट? तीसरा? हाँ दूसरा। चलिए तीसरा नंबर लिखो। अब तीसरा नंबर यह है कि यहां पर कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब, ध्यान से सुनना इसको, विषम, क्योंकि नए टाइप का है, अब इसके पहले भी आपने पढ़ा नहीं है। विषम इलेक्ट्रॉन अणु, विषम इलेक्ट्रॉन अणु। अब इसके नाम से पता चलता है कि हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? विषम है। हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि जब साझा बराबर बराबर का हो रहा है तो विषम कैसे होगा? जैसे एक इसकी आवश्यकता, एक इसकी आवश्यकता, एक एक का साझा कर तो सब सम संख्या में आ रहा है ना, लेकिन ये विषम कैसे हो जाता है? तो ये चीज हमको पढ़ना है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के साथ साथ विषम इलेक्ट्रॉन यदि आ रहे हैं तो विषम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट कहता है जब भी आप साझा करते हैं, मान लीजिए किसी ने 2 का साझा किया तो 2 2 2 4 हो गए सेंटर में, फिर किसी ने कितने का 3 का साझा किया तो 3 3 6 हो गए, या एक का साझा कर दूसरा एक का साझा 1 1 2 हो गए। सब सम संख्या में साझा करने के बाद आ रहा है ना, लेकिन साझा करने के बाद विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन क्यों आ जाते हैं और किन में आते हैं, तो ये देखना है। और यदि ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब वो अष्टक नियम का अपवाद है, और हम उसको दूसरी तरह से जरूर सिद्ध करके आज पूरा कर दें, लेकिन अष्टक के अनुसार तो अपवादित हो गए ना वो। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं NO की, इसको समझ, और भी एग्जाम्पल लिखता जाऊंगा। पहला विषम इलेक्ट्रॉन अणु क्या हुआ? NO। देखिए कैसे पता कर, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर लीजिए, इसमें कितने 7 और इसमें कितने हैं 8, टोटल कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। ये तो ऐसे काउंट कर सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड पाया जाता है, उस बॉन्ड का नाम होता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब ऐसा बॉन्ड जो विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बना होगा। उदाहरण के तौर पर अभी जो हमारा कोई भी बॉन्ड बनता था, सिंगल बॉन्ड बनता था, तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 हुए ना। यदि 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनता था तो बॉन्ड में कितने? 4 हो गए। 3 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता था तो बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। लेकिन इस बार एक नए प्रकार का बॉन्ड आ रहा है जिसे हम बोलेंगे विषम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, और ये जो विषम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा उसका नाम होगा 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। ऐसा बॉन्ड जो 3 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला होगा। पहली बार सुना, मतलब उस लाइन में कितने? अभी तक एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे ना, हम इसकी लाइन में 3 इलेक्ट्रॉन रखने जा रहे हैं। तो इस बॉन्ड का नेम है, जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड में तो ऑड नंबर की संख्या हुई ना, तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो,
तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की पहचान मैंने क्या बताई? या तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐड कर लीजिए तो विषम संख्या में आना चाहिए, इसका मतलब विषम इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा। या ऐसा नहीं समझ में आ रहा, किसी किसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या तो सम होती है, लेकिन जब हम उसका लिस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने से पता चलता है कि उसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। मैं भी बताऊंगा ऐसा एग्जाम्पल किसमें, ऑक्सीजन में है। 8-8 होते हैं ना, उसमें 8-8 16 है, लेकिन वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम और क्या नाम बोलते हैं? ऐसा बॉन्ड जो 3 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नोट करते जाओ इसे। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, मैंने अभी जो एग्जाम्पल आपके सामने रखा, कौन सा रखा? NO रखा है ना। अब चलिए मैं NO के बारे में आपको समझाता हूं। तो ये आपका हुआ N और ये हुआ O। अभी तक देखिए मैंने इतने स्ट्रक्चर बताए, तो अब तो कम से कम ये ध्यान हो चुका होगा कि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है? 5 होते हैं ना, और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 होते हैं। तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन की तो कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में, और ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसका मतलब नाइट्रोजन कहता मैं कितने का साझा कर सकता हूं? 3 का। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन कितने का साझा कर सकता है? ऑक्टेट तक पहुंचने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मतलब ये 2 का साझा कर सकता है। अब इनके विचार मेल नहीं खा रहे। क्यों नहीं मेल खा रहे? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कहता मुझे 3 का साझा करना है, जो ऑक्सीजन कहता मुझे 2 का साझा करना है। कभी कभी क्या होता, कोई चीज गलती से बन जाती है, गलती से हो जाए। जैसे मान लिया आप एग्जाम देते हो और इसके पहले बोर्ड फॉर्म आप फिल करते हो, ऑनलाइन में आपने कुछ नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। अब वो स्पेलिंग मिस्टेक होकर के अब चूंकि एग्जाम में तो बैठने दिया, ऐसा थोड़े ना कि एग्जाम में ना बैठ पाए, तो भी बोर्ड क्या करता है, नाम गलत है, गलत रहने दो। इसके बाद भी आपको एग्जाम में बैठा दिया जाता है और आपको पता है कि मार्कशीट मेरी गलत हो जाएगी, मार्कशीट आपकी गलत नाम पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने कह दी भाई एग्जाम तुम दे सकते हो। वही चीज कोई चीज मान लो गलती से बन जाती है। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सामने सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन गलती से मान लो आ गए। अब जब गलती से आ गए तो एग्जाम तो दिलाना ही है, मतलब इनको बांड तो किसी तरह से बनाना ही है। अब देखिएगा मैं इनका बांड कैसे बना रहा हूं। नाइट्रोजन ने कहा कि मैं सिर्फ भाई 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता हूं, 3 का, और ऑक्सीजन ने कहा 2 का। नाइट्रोजन ने कहा ठीक है, तुम जितने का साझा करना चाहते हो करो तुम, ठीक है, मैं चूंकि 3 का, तो मैं तो तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता ना, तुम साझा करो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसने साझा किया, ठीक है। नाइट्रोजन ने कहा कि मैं तुम्हारा विश्वास मान रहा हूं, तुम यदि मुझसे साझा कर रहे हो तो मेरी जिंदगी में मुझे कभी धोखा नहीं होना चाहिए। जो भी समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हें भी तत्पर रहना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल तत्पर रहेंगे। अब देखना यहाँ नाइट्रोजन ने इसकी और 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया गया, ठीक है। इसने बार बार ये बात बता दी भैया देखो मैं 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे कहने से 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत तो ना होगी? कहना नहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो, यदि कोई दिक्कत होगी उस दिक्कत को, उस मुसीबत को मैं ले लूंगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर इसके कितने बचे? 3 बचे ना, इसने 2 का साझा कर लिया, 5 होते हैं बाह्य कोश में, 3 बचे, तो 2 और 1 ये रख दिया। अब ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने बचे? 4 बचे। ऑक्सीजन क्या करता है, यहां पर साझा कर लेता है। जैसे साझा कर लेता है तो नाइट्रोजन फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। ऑक्सीजन का तो पेट भर गया ना, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन नाइट्रोजन ने कहा कि भाई देखो मैंने तुमसे पहले बता दिया था और तुम मुझसे झूठा वादा कर रहे थे, तुम्हारे 8 पूरे हो गए और तुमने कहा कि टेंशन मत लो, परेशान मत हो, तुम्हारे भी हो जाएंगे। मैं क्या भगवान का इंतजार करता रहूंगा? ये तो भाई गलत बात है। उसने कहा परेशान मत हो, मैं भी कोई ना कोई उपाय जरूर सोचता हूं। देखो अब जबरदस्ती हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड तो बन गया ना, ये देखो डबल बॉन्ड, यहां तक तो मेहनत कर लिया इन लोगों ने, डबल बॉन्ड तक बात आ गया। अब समस्या बता सकते हो किसकी आ रही है? नाइट्रोजन की आ रही है। नाइट्रोजन बार बार इसको पिंच कर रहा है भाई देखो
तुमने मुझसे कहा था मेरे इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं, मेरी तो समस्या बनी हुई है, ठीक है, और कल से पानी भी बरसने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एन और मैंने ऐसा रख दिया तो ऑक्सीजन कहता है देखो कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही तुमसे बता रखा है कि यदि एक रोटी होगी तो आधी रोटी तुम्हें खिलाऊंगा और आधी रोटी मैं खाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। तब देखो यहाँ इसने क्या बराबर बराबर की बात कर दी ना, तो देखो ये कहता 2 इलेक्ट्रॉन ये जो मेरे रखे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर ले आता है, रख दिया। इसने कहा कि तुम ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन यहां कूदा करके ले आओ, तुम यहां ले आओ और मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर लाता हूं, ठीक। अब इसके बाद देखो नाइट्रोजन के पास कितने एक्स्ट्रा हैं, इसके पास एक्स्ट्रा कितने हैं, बराबर का अधिकार हुआ, उसने जो वादा किया था वादा उसका पूरा हो गया। ऐसे लोग होने चाहिए, महान लोगों के लिए एक बार तालियां जरूर बजाओ, ठीक है। बस अब देखो यहाँ पर देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन पूरे, इधर भी बराबर हो गए ना। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा है, ये है 3 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड, पहली बार देखा ना। 3 इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्लियर है। अब ये इसकी संरचना आपने ऐसे बनाई, तो या तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं या ऐसा भी तो बना सकते हैं। ऑक्सीजन इधर, वो तो खैर रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक। तो ये बन गया आपका NO, नोट कर लो इसे। अब एक और हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं, वो कौन सा है, NO2, ठीक है। तो ध्यान रखना मैं अलग अलग लिखा रहा हूं, जैसे कभी किसी ने पूछा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बताओ, तो पहला हो गया कौन सा, NO। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की पहचान मैंने क्या बताया, पहले हम इनके इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर लें। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 8 दूनी 16, 16 7 कितने हो गए, 23 हो गए ना, ठीक है, यही है ना। अब देखो ये मैंने रख दिया, अब जब ये बन गया मतलब कौन सा, विषम इलेक्ट्रॉन, तो यहीं से हमको पता चल गया। उसके बाद दूसरा तरीका क्या था कि मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखते हैं कैसे होता है। यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ रखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कहाँ रखेंगे, सेंटर में रखेंगे। एक ऑक्सीजन हमने यहां रख दिया और एक ऑक्सीजन हमने यहां रख दिया। फिर इसके बाद देखो यहां पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ये करेगा, जैसे कि पहले है, आप लोग ट्राई करो इसे। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। अब नाइट्रोजन इसकी ओर कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 2 का। अब बचा कौन सा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहां कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, एक और बचा इसका, ठीक है। और ये ऑक्सीजन आपका इधर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। ऑक्सीजन ने पहले ही बता दिया ना कि भाई देखो मैं जो साझा करूं, मैं कितने इलेक्ट्रॉन का मुझे साझा करना होता है। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना, तो इसको कितने का साझा करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करना चाहिए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो आप देखते हैं इस वाले ऑक्सीजन को तो पूरा हो गया ना साझा। नाइट्रोजन के 2 इधर 1 इधर, कितने बचे, ये बचे। अब बचा कौन सा, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की समस्या आ गई कि इसको साझा कितने का करना है, 2 का। साझा करने वाले तैयार कितने के हो रहे हैं, 1 का। इसलिए इन्होंने कह दिया, इस नाइट्रोजन ने इस बार कह दिया। उस बार आश्वासन ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन को दिया था, इस बार आश्वासन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है ऑक्सीजन को कि परेशान मत हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 2 यहां रख दिया, 2 यहां रख दिया और 1 और मान लो, ऐसे मान लो रख दिया, ठीक है। या इनको किसी भी तरह रख सकते हैं, या चलो ऐसे मान लिया रख दिया। अब बताओ शेयर करो, तो ये इसने शेयर कर लिया यहां से, ऑक्सीजन ने शेयर कर लिया यहां से, लेकिन ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट, यही तो हम देख रहे हैं, यही तो कमी है। ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, फिर भी कंपाउंड पाया जा रहा है, ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा।
तो नाइट्रोजन क्या करता है, सबसे एक एक इसका इलेक्ट्रॉन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन का साझा। किसका किसका ऑक्टेट पूरा हो गया, नाइट्रोजन का पूरा हो गया, ऑक्सीजन का पूरा हो गया, लेकिन इसका नहीं पूरा हुआ ना, तो ऑक्टेट के हिसाब से तो ये अपवाद हो गया। अब इसका बनेगा कैसे, इसमें एक चीज ये पाई गई कि जो किनारे वाले एटम अभी हमने देखा था, टर्मिनल एटम, सबसे इधर वाला एटम, सबसे लास्ट वाला एटम, दोनों में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये इसका रूल होता है। या कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, ये समझ लो। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिसमें जो सबसे किनारे वाले दोनों एटम होते हैं, तो जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस वाले मॉलिक्यूल के इस सेंटर पर, सॉरी इस एंड में है, उतने इलेक्ट्रॉन इस एंड में होंगे। किन की बात कर रहा हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में दोनों एंड में, दोनों सिरों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताओ इसको किसने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, नाइट्रोजन ने ना। तो नाइट्रोजन देखो क्या करेगा, नाइट्रोजन ये हो गया, डबल बॉन्ड तो आपका ये हो गया। अब ये नाइट्रोजन करता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देता है, इसको दे देता है, और 1 अपने पास रखता है। तो जब ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, हम चार्ज वाला भी बता सकते, ये चार्ज पहले वाले में भी बता सकते थे, ठीक है। तो मैंने इसलिए नहीं बताया कि रेजोनेंस में हमको फिर से उसे कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान आ गया तो इसमें बता देता हूं। तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में से इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, ये अपने पास रखा, और 1 इसकी ओर बढ़ा दिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां पर सेंटर में 1 का साझा कर लेता है। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दी, तो इसके पास कितने हो गए थे, इसके पास अब कितने हो गए, 1 इधर दे दिया, माइनस आ गए। अब ये देखो यहां पर कौन सा, ये तो पहले से बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, 2 2 4, इधर कितने हैं, 2 और 2 4, ठीक। इस तरह आप इसके बॉन्ड को बना सकते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 लोन पेयर यहां, किनारे वाले जो एंड है बराबर है ना लोन पेयर इनमें, ठीक है। अब इसमें देखो 3 किसके किसके इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके हैं, 2 में से 1 इसका इसी के पास है, और 1 ये रखा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, अपने पास ही तो रखा है। तो इसके अपने पास रखने पर तो कोई चार्ज नहीं आएगा ना, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन में से किसके पास है, किसकी तरफ बढ़ा देते, इसमें माइनस आ गए, इसमें प्लस आ गए। हाँ, आप प्लस माइनस नहीं भी बताएंगे तो भी वो माना जाएगा, फॉर्मल चार्ज में अपने आप निकल आता है, फॉर्मल चार्ज इसके पहले जो बताया था, ठीक है। चलो, तो ये कौन सा होगा, ये भी एक प्रकार का ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ये लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड और एन, डबल बॉन्ड ओ, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं। ये देखो मैं नहीं भी चार्ज रखूंगा तो भी इसमें प्लस इसमें माइनस माना जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, यदि कोई चार्ज नहीं भी दिखाई देता और उसके प्रत्येक एटम पर कोई ना कोई चार्ज यदि उपस्थित है, तो ऐसे अब इसका नाम क्या दिया गया था, फॉर्मल चार्ज दिया गया था। तो फॉर्मल चार्ज है, बन गए नोट 2। लिखिए, केटायंस ऑफ स्यूडो इनर्ट गैस, ठीक है। स्यूडो इनर्ट गैस के जो केटायंस हैं उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इसका मतलब समझो बेटा। स्यूडो देखिए, एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि बैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट के बाहर कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। लेकिन यदि 18 ही इलेक्ट्रॉन है तो आभासी अक्रिय गैस संरचना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आभासी अक्रिय गैस संरचना। चलो, कॉन्फ़िगरेशन की जगह आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, चलो स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। अब चूंकि हिंदी में मैंने संरचना बोल दिया ना, आभासी, क्या लिखेंगे, अक्रिय गैस संरचना। तो आभासी अक्रिय गैस संरचना का मतलब क्या होता है, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे आपको यहां पर एग्जांपल्स देखना है जिसमें इस तरह आभासी अक्रिय गैस संरचना आ जाए। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया Cu+,
फिर लिख दिया हमने Ag प्लस, कीमती कीमती धातु लिखे दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। और ये लिख दिया मैंने Au प्लस, ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया, ये कॉपर हो गया। बस 3 एग्जाम्पल मेन ध्यान रखना। अब जब आप इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि इसके बाह्य कोश में 18, इसके भी बाह्य कोश में 18 और इसके भी बाह्य कोश में 18। तो जिन आयनों के बाह्य कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी स्टेबल हैं। और ऑक्टेट कहता था कि आज वाला ही स्टेबल हो गया, तो 18 वाले दुनिया में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आभासी अक्रिय गैस संरचना वाले भी स्थायी हैं। अब पांचवा है, लिखो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस 2। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस बार +2 का मतलब यह हुआ कि बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो और उसके पहले कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 18,2 इस तरह होगा। तो ये आपका बैलेंस सेल हो गया। बैलेंस सेल के पहले कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आ जाएगा इस तरह। आभासी अक्रिय गैस संरचना तो होगी ही, आभासी अक्रिय गैस संरचना के बाद 2 और इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जबकि ऑक्टेट कहता था कि बाह्य कोश में कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और यहां पर तो इस तरह की संरचना पाई जा रही है। यानी इस तरह के भी कंपाउंड आपको नेचर में मिलेंगे, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे आपका है Pb+2, लिखिए Pb+2, Sb+3, Bi+3। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है वो सब क्या है, आभासी अक्रिय गैस संरचना तथा 2 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन। ठीक, तो ये भी तो ऑक्टेट से बाहर भग रहे हैं, ऑक्टेट रूल का पालन नहीं कर रहे हैं।